दोस्तों आपका स्वागत है क्राइम फाइल्स में। आज का किस्सा सुनने के बाद दोस्तों आपकी रूह कांप जाएगी। दौर था 1985 का। मुंबई की सड़कों पर हर रोज की तरह गाड़ियां दौड़ रही थी। सूरज ढलते ही लोग अपने काम से घर लौट रहे थे। खचाखच भरी मेट्रो यात्रियों को उनकी मंजिल तक छोड़ने का काम कर रही थी और धीरे धीरे ये सिलसिला थम गया। शाम का मंजर अब देखते ही देखते रात में बदल गया। वो रात मुंबई के सियोल इलाके के एक गरीब बेसहारा फुटपाथ पर सोने वाली राही के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि देर रात एक शख्स आता है और बड़े से पत्थर से उसका सर कुचलकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह मुंबई पुलिस को इस लाश की जानकारी मिलती है। अब क्योंकि उस लाश के कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और देखने में भी वो गरीब भिखारी जैसा लग रहा था, ऊपर से उसका चेहरा भी पहचानने लायक नहीं था, तो पुलिस ने उस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बन गई एक गुमनाम लाश। आखिर किसने किया था ये और क्या था मकसद, ये जानने के लिए दोस्तों एंड तक बने रहें। 1 से 2 महीने बीते और एक और लाश पुलिस को दोस्तों मिलती है। ये लाश भी फुटपाथ पर सोने वाले किसी गरीब लाचार और अनाथ की थी, जिसका ना आगे कोई था और ना ही पीछे। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हाई प्रोफाइल केस होता है उन्हें जल्दी से सॉल्व करने पर जोर दिया जाता है, जिस वजह से इस तरह के केस गुमनामी के रास्ते पर भटक जाते हैं। कुछ समय और बीता। करीब 2 से 3 महीने के बाद मुंबई पुलिस को एक और ऐसी ही लाश मिली। बस फर्क ये था कि अब ये लाश मुंबई के किंग चर्च पर मिली थी, जिसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ था, बदन पर गंदे कपड़े थे और पैरों में चप्पल नहीं थी। अब क्योंकि ये केस 2 से 3 महीने के अंतराल पर हो रहे थे, तो पुलिस ने भी पहले मिली लाशों पर ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे लाशों की गिनती पहुंच गई 6वें नंबर पर। जब ये काउंटिंग 6 पर पहुंची तो मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर का दिमाग सनक गया। उसने सोचा, मैंने ऐसी लाश पहले भी देखी है, वही सर को बुरी तरह से कुचलना, गरीब भिखारी, फुटपाथ पर सोने वाले की हत्या, ये पहले भी हुआ है। जब पुलिस वाले को ये ख्याल आया तो उसने फौरन 6वीं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और रिपोर्ट सेम कि किसी 20 से 30 किलो के पत्थर से सर कुचलकर फुटपाथ पर सोने वाले उस शख्स को मारा गया था। अच्छा, इसी बीच हुआ ये था कि पुलिस को एक लाश के पास से खून से सना एक बड़ा सा पत्थर भी मिला था, जिसका वजन 30 किलो का था। अब इस ऑफिसर ने ठान ली थी कि मैं पता लगा के रहूंगा ये कौन कर रहा है। अरे कांस्टेबल, मेरी टेबल पर इससे पहले मिली लाशों की फाइल जरा लेकर आओ, ऐसा पुलिस ऑफिसर ने कहा। मुंबई पुलिस का ये ऑफिसर कड़ियों को जोड़ता है तो समझ आता है कि ये सभी मर्डर्स एक ही तरह से किए गए हैं, यानी इन सभी लावारिस लाशों का कातिल कोई एक ही है। मर्डर का हुलिया पता लगाने की कोशिश में ये पता चला कि वो कोई अच्छा खासा खाता पीता मतलब भारी भरकम इंसान होगा, क्योंकि सभी हत्याएं भारी भरकम पत्थर से सर कुचलने की वजह से हुई थी और ये पत्थर किसी दुबले पतले इंसान के द्वारा उठाए जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, या फिर उसके साथ जरूर कोई और शामिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों जो भी हो, ये काम कोई एक आदमी या फिर कोई एक ग्रुप का ही था। इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि तभी 7वीं लाश की खबर मिलती है और कुछ महीनों के बाद 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। फुटपाथ पर इन गरीबों की लाश मुंबई के 2 इलाकों से मिल रही थी, किंग चर्च और सियोन। लगातार मिल रही लाशों के बाद दोनों इलाकों की पुलिस ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया, वार्तालाप की और रातों को पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई। साथ ही फुटपाथ पर सोने वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि वो अलर्ट रहें। सड़कों पर एक गुमनाम कातिल घूम रहा है जो फुटपाथ पर सोने वालों को अपना निशाना बना रहा है। मीडिया से लेकर लोगों की जुबान तक इस गुमनाम कातिल का ही नाम था। हर तरफ खौफ का माहौल था। रात को हो रही पेट्रोलिंग कार्यवाही के बाद कुछ महीनों में पुलिस के हाथ एक और लाश लग गई। उसका सर बुरी तरह से कुचला हुआ था। अब इन लाशों का सिलसिला 1985 से 1988 तक पहुंच चुका था, यानी कि 3 साल बीतने के बाद भी पुलिस ये पता ही नहीं कर पा रही थी कि आखिर वो कौन है जो इन गरीब बेसहारा लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। पुलिस जहां की तहां घूम रही थी और कुछ महीनों के बाद एक और लाश पुलिस के हाथ लग गई। अब तक कुल 12 लाशें मुंबई पुलिस फुटपाथ से बटोर चुकी थी। पुलिस लाख हाथ पर मार रही थी, लेकिन केस सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक से माहौल बदल गया। पुलिस इस डर में थी कि अब कहां से लाश मिलेगी, कैसे इस गिनती को रोका जाए। इसी उधेड़ बुन में 5 से 6 महीने बीत गए, लेकिन ऐसी कोई लाश पुलिस को नहीं मिली। 7-8 महीने बढ़ते गए और मुंबई में मौत का ये खेल खत्म हो गया। अब मुंबई पुलिस राहत की सांस ले रही थी कि चलो जैसे तैसे मौत का सिलसिला तो रुका, अब थोड़ी शांति तो मिलेगी। अब मुंबई पुलिस तो राहत की सांस ले रही थी, लेकिन कुछ महीने और बीतने के बाद कोलकाता पुलिस की रातों की नींद उड़ने वाली थी। दरअसल दोस्तों 1988 में मुंबई में आखिरी लाश मिलने के पूरे 1 साल बाद, यानी कि साल 1989 में कोलकाता पुलिस को ये खबर मिलती है कि हावड़ा ब्रिज के पास एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इसका सर किसी भारी चीज से बुरी तरह से कुचल दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने बॉडी को अपने अंडर में किया, लेकिन तब मुंबई पुलिस इस बात से बिल्कुल अनजान थी और कोलकाता पुलिस ने भी ये नहीं सोचा था कि ये गुमनाम कातिल मुंबई से कोलकाता आ सकता है या फिर ये वही हो सकता है। मतलब पुलिस को लगा होगा कि कोई पुरानी दुश्मनी होगी जिस वजह से ये मर्डर हुआ, और उस एंगल पर कोलकाता पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया। कुछ समय और बीतता है और कोलकाता पुलिस को सेंट्रल कोलकाता यानी कि हावड़ा ब्रिज के पास एक और वैसी ही लाश मिलती है।
अब भी कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि इन लोगों के आगे पीछे कोई था नहीं जो इन्हें ढूंढने या इनका पता लगाने की कोशिश करते, जिस वजह से पुलिस भी इतनी सीरियस नहीं होती या वो मुंबई के मर्डर से कड़ी जोड़ नहीं पाती। फिर कुछ समय निकलता है और कोलकाता पुलिस को तीसरी लाश मिलती है। इस लाश को भी उसी तरह मारा गया। अब कोलकाता पुलिस बिल्कुल देर नहीं लगाती, वो जांच करती है और समझ जाती है कि सेम यही पैटर्न मुंबई में हत्याएं करने के लिए आजमाया गया था, और लाशों की हालत देखकर कोलकाता पुलिस इसे मुंबई से कनेक्ट कर लेती है। अब इस गुमनाम किलर का जो नाम मिला था वो कोलकाता से ही मिला था, क्योंकि जब तीसरी लाश मिली तो वहां के किसी न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर इस मर्डर मिस्ट्री को कुछ इस तरह से लिखा था, द स्टोन मैन इज बैक। और इस हेडलाइन के बाद से ही इस गुमनाम किलर को नाम मिला द स्टोन मैन। अब कोलकाता पुलिस चौकन्नी हो चुकी थी। हावड़ा ब्रिज के आसपास वाले इलाकों में रातों को गश्त, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को सचेत करना और हर उस आदमी को उठाना शुरू कर दिया जिस पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस की तफ्तीश जारी थी, लेकिन यह खूनी खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ महीने बीते और फिर एक लाश पुलिस को मिली। तरीका वही, बड़े से पत्थर से सर को कुचल देना ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। कोलकाता पुलिस मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करती है, लोगों से पूछताछ करती है कि क्या उन्होंने किसी आदमी को मर्डर करते हुए देखा है, किसी ऐसे आदमी को देखा जो कुछ अजीब हो या कोई अजीब हरकत करता हो। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। पुलिस के नाक के नीचे स्टोन मैन एक के बाद एक लाशों का ढेर लगाए चले जा रहा था। समय के साथ साथ पुलिस और चौकन्नी हो गई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक के बाद एक कोलकाता पुलिस 13 लाशें फुटपाथ से जमा कर चुकी थी। मुंबई में 12 और कोलकाता में 13 लाशें बिछाने वाले स्टोनमैन का अब तक कोई भी सुराग नहीं था। सुराग तो दूर की बात है, अब तक ना तो मुंबई पुलिस और ना ही कोलकाता पुलिस को ये पता था कि आखिर इन लाशों को बिछाने वाले का असली नाम क्या है, वो कैसा दिखता है, और वो इन गरीब बेसहारा अनाथ फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को आखिर मार क्यों रहा है। क्या वजह है जो इतनी हत्याओं को कर रहा है। तफ्तीश के अंत तक पुलिस अंदाजों पर ही खेल रही थी। अनुमान लगा रही थी कि शायद ये कोई साइको किलर है जिसका फुटपाथ पर रहने वालों से कुछ तो है। मतलब शायद कोई ऐसी घटना जो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों और उसके साथ जुड़ी हुई है, या कोई ऐसा वाकया जो उसे ये सब करने के लिए उकसा रहा है। कुल मिलाकर मुंबई और कोलकाता की पुलिस अंदाजों पर ही खेल रही थी। कोलकाता पुलिस ने इस स्टोनमैन की पकड़ के लिए सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया, ऑपरेशन स्टोनमैन। इसके तहत दोस्तों हर फुटपाथ पर निगरानी रखी गई, जो संदिग्ध थे उन्हें उठाया गया, पूछताछ हुई, लेकिन स्टोनमैन अब शायद कोलकाता से निकल चुका था, क्योंकि 13वीं लाश जो साल 1990 के लगभग मिली थी, उसके बाद कोलकाता में कोई भी लाश नहीं मिलती है। महीने बीतते चले जाते हैं, लेकिन अब कोलकाता पुलिस को किसी लाश की कोई भी खबर नहीं मिलती, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने भी मुंबई पुलिस की तरह राहत की सांस ली। चलो कैसे भी सही, गिनती तो रुकी, लेकिन एक डर ये भी उन्हें सता रहा था कि अब ये गिनती किस शहर में शुरू होगी, अब ये स्टोनमैन कहां पे अपना आतंक मचाएगा। इसी डर के साथ कोलकाता पुलिस अब भी अपनी कार्रवाई जारी रखती है। वो फुटपाथ पर सोने वाले लोगों से लगातार अपील कर रही थी कि कोई भी अकेला ना सोए, अंधेरे में ना सोए, क्योंकि स्टोनमैन अकेले सोने वालों और अंधेरे में सोने वाले लोगों को ही टारगेट करता है। इधर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों में भी खौफ था, हर कोई डरा हुआ था। उस वक्त फुटपाथ पर सोने वाले लोग सिर्फ यही सोचते थे, क्या वो कल का सूरज देख पाएंगे या स्टोनमैन अगला शिकार उन्हें बनाएगा। ये डर फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को इस कदर डरा रहा था कि वो ना तो चैन से खा सकते थे और ना ही चैन से सो सकते थे। कई लोगों ने तो रातें जाग जाग कर बिताई। आप सोच सकते हैं कि वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा, एक दर्दनाक मौत और एक गुमनाम चेहरा जिसे कोई नहीं जानता। साल दर साल ये डर लोगों के मन से दोस्तों घटता गया। कोलकाता पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, क्योंकि अब इन हत्याओं को 25 से 26 साल बीत चुके थे। हर तरफ शांति का माहौल था, लोग खुश थे। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के मन से भी डर खत्म हो चुका था। तभी एक आहट हुई जिसने फिर से इन लोगों की नींदें उड़ा दी, और इस बार ये आहट हुई असम के गुवाहाटी शहर में। जब 2016 की एक सुबह असम पुलिस को ये बात पता चली कि फुटपाथ के पास किसी की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो देखा जाता है कि उसका सर किसी भारी पत्थर से कुचल दिया गया है। बदन पर सारे कपड़े सालों पुराने लग रहे हैं, चेहरा पहचान पाना तो नामुमकिन है, और वहीं इसका कोई भी आगे पीछे नहीं है। पुलिस मामले को समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसे दूसरी लाश की खबर मिलती है। इसकी हत्या भी वैसे ही की गई जैसे मुंबई और कोलकाता के फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के साथ हुआ था। अब असम पुलिस के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मर्डर क्यों हुए हैं। पुलिस ऑफिसर्स अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि क्या ये हत्याएं किसी आपसी रंजिश के चलते हुई है, या फिर किसी सीरियल किलर का काम है, या कहीं ये हत्याएं भी मुंबई और कोलकाता के स्टोनमैन की देन तो नहीं है। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। पूछताछ का दौर फिर से शुरू हुआ। लोगों से जानकारी जुटाई गई, पूछताछ की गई, फिंगरप्रिंट, कोई सुराग और हर वो चीज ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई जो असम पुलिस को स्टोनमैन तक पहुंचा सकती थी। लेकिन मुंबई और कोलकाता पुलिस की तरह असम पुलिस भी खाली थी। कार्रवाई चल ही रही थी कि असम पुलिस को तीसरी लाश की भी सूचना मिली,
जो वैसे किसी फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति की थी। तीसरी लाश के साथ ही असम के गुवाहाटी शहर में सनसनी फैल गई। फुटपाथ पर सोने वालों के मन में डर बैठ गया और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस ने भी दी स्टोनमैन इज बैक की सुर्खियों के साथ बाजार गर्म कर दिया। हर तरफ ऑफ स्टोनमैन की ही चर्चा हो रही थी। पुलिस के साथ साथ आम जनता भी ये जानना चाहती थी, आखिर 26 से 27 हत्याओं को अंजाम देने वाला ये स्टोनमैन आखिर है कौन, और इसकी फुटपाथ पर रहकर अपना जीवन बिता रहे इन लोगों से क्या दुश्मनी है, क्यों वो इन्हें इतनी बुरी तरह कुचलकर मार देता है। सवालों के इस जंजाल में शांति का माहौल फिर से आ थमका, क्योंकि तीसरी लाश के बाद असम में लाश मिलने का सिलसिला रुक गया। असम में दोस्तों 3 लाशों के बाद कोई भी लाश नहीं मिली और आज भी स्टोनमैन एक गुमनाम चेहरा बना हुआ है, जो कौन है, कहाँ है भी या नहीं, और अगर है तो अब अपना अगला वार कहाँ करेगा, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है ये स्टोनमैन? क्या वो आज भी जिंदा है? उसका मकसद क्या हो सकता है इन हत्याओं को करने के पीछे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही मिस्टीरियस कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।